शुक्रिया जनाब अमीर साहब, आपके मजमून से डॉक्टर फहमीदा बेगम साहब के ख़ानदान के बारे में, उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में, उनकी तालीमी फतूहात के बारे में वाक़फ़ियत हासिल हुई। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे अजीम खाना निगार हैं वो डॉक्टर फहमीदा बेगम के अदबी कामों के बारे में गुफ्तगू करेंगी। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मंजूम खराज अक़ीदत पेश किया जाए। मुझे याद आ रहा है कि जब ये शोबा उर्दू की सदर बनी बेंगलुरु सिटी में, तो एक तहनीती तकरीब का अहतमाम किया गया था। उस तकरीब में हमारे एक साथी ने एक नज़्म सुनाई थी, तो पूरी नज़्म तो मुझे याद नहीं है, सिर्फ उसका मतला याद है। हो चुकी शोबा उर्दू की सदर फहमीदा, देखिए अपना रहे कोई यहाँ रंजीदा। तो मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर रही हैं उनके एक और शागिर्द डॉक्टर फातिमा ज़हरा साहब। एक तासुराती नज़्म है उस मुखलिस हस्ती के नाम जिसे दुनिया डॉक्टर फहमीदा बेगम के नाम से जानती और पुकारती है। ये कुल 6 बंदों पर मुश्तमिल है। बहुत ही उजलत में मैंने इसको लिखा है। इंशाअल्लाह इसे और बेहतर अंदाज से पेश करने की कोशिश करूँगी। जानी मानी एक हस्ती दरमियान से उठ गई, जानी मानी एक हस्ती दरमियान से उठ गई, कुछ नहीं बाकी रहा अब उसकी यादों के सिवा। जहन में कुछ रह गए हैं धुंधले धुंधले से नखोश, और यादों का दिया भी झिलमिलाता रह गया। उसकी शफ़क़त तरबियत करती रही एक नस्ल की। हम सब उनके शागिर्द हैं, बहुत कुछ उनसे हमने सीखा है। आज जो भी हैं हम हमारे असातिज़ाही की बदौलत हम इस दर्जे पर पहुँचे हैं, ये हैसियत है हमारी। उसकी शफ़क़त तरबियत करती रही एक नस्ल की, रोशनी से इल्म की चमकाई हर राहे हयात। नूर क्या है ज़ुल्मत, नूर क्या है ज़ुल्मत, ये भी बतलाया हमें, ये सिखाया कैसे पाएं उलझनों से हम निजात। उसने समझाए हमें सब कामरानी के उसूल, उसने समझाए हमें सब कामरानी के उसूल, उसकी बातों ने अता की कितने जहनों को जिला। उसने समझाए हमें सब कामरानी के उसूल, उसकी बातों ने अता की कितने जहनों को जिला। उसकी उल्फत हर घड़ी हम पर रही साया फिगन, उसकी उल्फत हर घड़ी हम पर रही साया फिगन, हर अमल उसका बना तारीक राहों का दिया। हर कदम पर वो हमारी इस्लाह करती थी और हमें बेहतर से बेहतर रास्ता दिखाने की कोशिश करती थी। उसने नस्ले नौ के गम को अपना गम समझा सदा, उसने नस्ले नौ के गम को अपना गम समझा सदा, हमको गमगीन देख कर आंचल भी उसका नम हुआ। उसने नस्ले नौ के गम को अपना गम समझा सदा, हमको गमगीन देख कर आंचल भी उसका नम हुआ। ज़िंदगी की राह में जब दूर तक छाँव न थी, ज़िंदगी की राह में जब दूर तक छाँव न थी, उसका एक हरफ़े तसल्ली आसरा था बेबहा। ज़िंदगी की राह में जब दूर तक छाँव न थी, उसका एक हरफ़े तसल्ली आसरा था बेबहा। वाए महरूमी के उसका हाल तक पूछा नहीं। ये तो होता ही है, दुनिया का एक दस्तूर है, दुनिया की ये रिवायत है कि जिनके हम पर एहसानात होते हैं, जिनके हम पर करम होते हैं, उनको हम देते क्या हैं, उसका इतराफ़ भी बड़ी मुश्किल से लोग करते हैं। वाए महरूमी के उसका हाल तक पूछा नहीं, जिसने बांटे गम सभी के अपने गम तन्हा सहे। बहुत करीब से आपा के साथ रहने का, उनको देखने का मौका मिला है। मुझे अंदाज़ा है कि उनके दिल पर क्या गुजरती थी। हालांकि बहुत बहुत बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ रहीं, लेकिन उनके दिल का हाल बस अल्लाह ताला ही कुछ।
واقف ہے، اللہ تعالیٰ واقف ہے ان کے دل کے حال سے، اور وہ اپنے تاثرات، جو بھی خیالات، جو بھی ان کے واقعات ہوتے تھے اس طرح کے، وہ مجھ سے شیئر کرتی تھیں. مجھے اس میں شریک ہونے کا احساس بھی ہے اور مجھے موقع بھی ملا ہے. وائے محرومی کہ اس کا حال تک پوچھا نہیں، جس نے بانٹے غم سبھی کے اپنے غم تنہا سہے. اپنی خوشیوں میں تو جس نے کر لیا سب کو شریک، اپنی خوشیوں میں تو کر لیا سب کو شریک، یہ نہ بتلایا کہ تنہائی میں آنسو کیوں بہے. آخری مطلع ہے، دل میرا صدمے سے بوجھل ہو گیا ہے کیا لکھوں، دل میرا صدمے سے بوجھل ہو گیا ہے کیا لکھوں، اس کی فرقت کر گئی ہے ادبی دنیا کو ملول. بخش دے اس کی خطائیں از طفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بخش دے اس کی خطائیں از طفیل مصطفیٰ، مغفرت فرما الہی کر دعا میری قبول. شکریہ بہت 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 شکریہ ڈاکٹر فاطمہ زہرا صاحبہ. آپ نے نظم بھی اچھی لکھی اور پڑھا بھی بہت اچھا. اب میں ایک اور ہمارے خارا نگار ڈاکٹر محروم زمانی صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا نظم پیش کریں. صدر نشست محترم عزیز اللہ بیگ صاحب، جلیل القدر ڈاکٹر رحمان خان صاحب، محترم میمنون سعید صاحب، محترم عبدالحمید صاحب اور معزز حاضرین، السلام علیکم. 27 دسمبر 2022 کی صبح 7 بجے جب میری عزیز و شفیق بزرگ استاد محترم ڈاکٹر فہمیدہ آپا کے بڑے فرزند معیز اللہ حسینی نے یہ جان کا خبر دی کہ آپ ہم سب سے جدا ہو کر مالک حقیقی سے جا ملی ہیں، تو چند لمحوں کے لیے میرے ہاتھ پیر شل ہو گئے. میری نمناک آنکھیں بھی مجھے اور زیادہ مزمحل کرنے لگیں. انہوں نے بتایا تھا کہ آپا کے جس کسی بھی شاگرد کو معلوم کرانا چاہوں اس خبر کا اعلان کر دوں اور مجھے کہاں آنا ہے وہ کچھ دیر بعد معلوم کرائیں گے. یہ خبر میرے لیے ایک بڑے ذاتی خسارے سے کم نہیں تھی، لیکن میں نے تھوڑی دیر بعد اپنے حواس مجتمع کیے اور آپ کے شاگردوں کے علم میں اس جان کا خبر کو پہنچانے کا انتظام کر دیا. ڈاکٹر فہمیدہ آپا ایک پروقار اور مہذب شخصیت کی مالک تھیں. آپ کی متانت، سنجیدگی، محبت بھرا لہجہ اور سلجھا ہوا انداز گفتگو سب کو اپنی طرف کھینچ لیتے تھے. آپ ریاست کرناٹک کی وہ قابل قدر ہستی رہی ہیں جنہوں نے اردو زبان و ادب کے ارتقاء اور فروغ کے لیے کئی محاذوں پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آپ ہمیشہ سے بے انتہا محنتی اور فعال اور متحرک ہستی کے طور پر اپنا لوہا منواتی رہی ہیں. میں نے کبھی آپ کو سست رو ہوتے یا تھک کر بیٹھ رہتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. زندگی بھر آپ علمی و ادبی مصروفیات میں لگی رہتی تھیں. شعبے میں بھی آپ نے ایسے کئی اقدامات عمل میں لائے تھے جن سے طلباء میں اردو زبان و ادب سے دلچسپی کو روز افزوں بڑھاوا ملتا رہا. آپ سن 1995 سے سن 82 تک یعنی 9 سال کے عرصے تک شعبہ اردو بنگلور یونیورسٹی میں صدر کے عہدے پر فائز رہیں. اس دوران آپ کی بے لوث اور قائدانہ صلاحیتوں نے یونیورسٹی کے حکام کو بھی اس قدر متاثر کیا تھا کہ انہوں نے کیمپس کے بچوں کے اسکول کی صدارت اور لڑکیوں کے ہاسٹل کی وارڈنشپ کی ذمہ داریاں بھی بصد اصرار آپ کو سونپ دی تھیں، اور آپ نے ان تمام ذمہ داریوں کو نبھانے میں کبھی کوتاہی نہیں کی. شعبے کی صدارت کے ساتھ ہی جب اردو اکیڈمی کی صدارت کے لیے بھی آپ نامزد ہوئیں تو آپ نے وہاں پر ایک ادبی رسالے فصیل کا اجرا کیا، اردو شعراء اور ادیبوں کی تصانیف کو شائع کروانے کا اہتمام کیا، اور ایم.اے اردو میں داخلہ لینے والے تمام طلباء کے لیے اکیڈمی سے اسکالرشپ فراہم کرنے کا انتظام بھی کیا. آپ کا خاص وصف یہ تھا کہ آپ خاموشی کے ساتھ بڑی انکساری سے سارے کام انجام دیتی رہتی تھیں. جب ترقی اردو بیورو میں ڈائریکٹر مقرر ہوئیں تو وہاں بھی آپ نے خاموشی کے ساتھ بہت سے کارہائے نمایاں
अंजाम दिए, जैसे कि टेली प्रिंटर की इब्तदा का डोल डाला, उसमें कामयाबी करने के लिए कई इक़दामात किए, जिसके सबूत में हमें उस वक्त के अखबारात के तराशे मिल जाते हैं। आपने मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम को रूबा अमल लाने के सिलसिले में भी बुनियादी काम अंजाम दिए थे और जो भी ज़रूरी सहूलतें दरकार थीं उन्हें मुहैया करने के पूरे जतन किए थे। इसी की कड़ियों के तौर पर आप अपनी सदारत में चल रहे कौमी इदारे तरक्की उर्दू ब्यूरो के तवसत से किताबों की तराजिम की कारगाहें मुनक़्क़िद की और कीमिया, नबातियात, हयातियात, हैवानियात और तिब वग़ैरह साइंसी व दीगर उलूम की किताबों के तर्जुमों के लिए इन उलूम की इस्तिलाहात की फरहंगें तैयार करवाई। इस सिलसिले में जब आपने तिब्बे यूनानी की किताबों की एक कारगाह तेलंगाना के शहर करनूल में मुनक़्क़िद कराई तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज के हुक्काम और तलबा ने आपके कामों की इफ़ादियत के पेश नज़र आपको मलिका उर्दू के ख़िताब से नवाजा था। इसके अलावा आपने तरक्की उर्दू ब्यूरो के मातहत हिंदुस्तान भर की मुख्तलिफ़ रियासतों में उर्दू किताबत के मराकज़ क़ायम करके कई हज़ार ख़ानदानों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए थे। बेशुमार गरीब लड़कियों ने ख़ताती के फ़न में महारत हासिल कर ली तो उन्हीं अपने घर वालों को रोटी मुहैया करने का एक ज़रिया हाथ आ गया। आपने कई मरतबा इस बात का जिक्र किया था कि जब कभी आपका उन मराकज़ को जाना होता तो उन लड़कियों की माएँ आकर आपको दुआएं देती कि मैडम आपकी वजह से हमारे घर का चूल्हा जलने लगा है, वरना कई दिनों तक हमारे घरों में चूल्हों के गर्म होने की नौबत नहीं आती थी। अल्लाह आपको इसका अजर दे। आप जब तक शोबे उर्दू बेंगलोर में रहीं अपने शागिर्दों की सलाहियतों को उजागर करने के पूरे इंतज़ामात करती रहीं और उनके ज़ौक़ व शौक़ को निखारने में हर तरह से उनका साथ देती रहीं। जब आप तरक्की उर्दू ब्यूरो की डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज होकर दिल्ली चली गईं तो भी अपनी निगरानी में तहक़ीक़ी काम कर रहे तलबा के लिए वहीं से हिदायत देती रहती और जब भी बेंगलोर आती उनसे मुलाकात के लिए ज़रूर वक्त फराहम करती। आपको दक्नी अदब खुसूसन दक्नी मसनवियों के मुताले में बेहद दिलचस्पी थी और इनके लिसानियाती पहलुओं की तलाश आपकी तवज्जो का मरकज़ थी। आपने अपने तहक़ीक़ी दिलचस्पियों के ज़ौक़ को अपने शागिर्दों के दिलों में भी कामयाबी के साथ मुंतक़िल कर दिया था। लिहाजा किसी से दक्नी मसनवियों में मंजर निगारी पर काम करवाया था तो किसी को क़वासी की मसनियों पर तहक़ीक़ करने का मशवरा दिया था और किसी को जनूबी हिंद की तसव्वुफ़ाना मसनवियों पर तहक़ीक़ की राह पर लगा दिया था। डॉक्टर फ़ाहमिदा आपा के और मेरे ताल्लुक़ात कुछ मुद्दत कम आधी सदी के वक़फ़े पर फैले हुए हैं। बेंगलोर यूनिवर्सिटी में 1974 में शोबे उर्दू के क़याम के 2 साल बाद 1976 में शोबे की दूसरी बैच के तौर पर उर्दू एम.ए. में जब दीगर 3 तलबा के साथ मेरा भी दाखिला हुआ और हमारे असबाक़ का सिलसिला जारी हुआ तो आपके दिलपज़ीर तरीक़े तदरीस ने हम चारों शागिर्दों को अपना गिरविदा बना लिया था। कोर्स के फ़ौरन बाद जब आपने इसी शोबे में हम में से 3 शागिर्दों को क्लासें लेने की इजाज़त दिलवा दी तो हम लोग और भी आपके करीब होते चले गए। इसके कुछ वक्फे बाद आपकी निगरानी में आपके मखसूस मौज़ू मसनवी के एक गोशे जनूबी हिंद की तसव्वुफ़ाना मसनवियों का मुतालिया के बारे में मेरा पीएचडी का काम शुरू हो गया और हमारी नज़दीकियाँ और बढ़ती रहीं। मैं अपने पीएचडी के मौज़ू के इंतखाब के सिलसिले में अपनी अज़ीज़ उस्ताद मोहतरम की बेहद ममनून हूँ कि इस बात की वजह से मुझे न सिर्फ तसव्वुफ़ की बेशुमार किताबें छानने में दिलचस्पी पैदा हुई बल्कि दक्नी अदब की वसअतों से गुज़र कर दक्नी ज़बान और अदब पर दस्तरस भी हासिल हो गई। आप बारहा मुझसे तकाज़ा करती रहीं कि मैं अपनी थीसिस के सरमाए को शाया कर दूँ। मेरी भी यही कोशिश रही कि इसे शाया करूँ और आप ही के हाथों से इसका इजरा हो, मगर शोमी क़िस्मत का ऐसा ना हो सका। कई मजबूरियों ने खुसूसन वक्त की तंगी ने इस काम से मुझे रोके रखा। जब 1982 में आप तरक्की उर्दू ब्यूरो की डायरेक्टर के ओहदे पर मुकर्रर होकर दिल्ली चली गईं और अपनी असामी में टेम्परेरी लेक्चर के तौर पर
मेरा तकर्रुर करवा कर शोबे की कई अहम जिम्मेदारियां मेरे हवाले कर गईं, तो हमारे दरमियान मोहब्बतों के मरहले बढ़ते ही रहे। मुझे अक्सर इस बात पर फ़ख्र रहा कि आप वो वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने मेरी सलाहियतों को अच्छी तरह से समझकर उन्हें पनपने और बरोए कार लाने के मौके फराहम किए, और इसके लिए मैं हमेशा से आपकी ममनून रही हूँ। अब जब कि आपा साहिबा हमसे जुदा हो गई हैं, जब भी उनकी याद आती है तो महसूस होता है कि मैं एक मुशफ़िक़ बुज़ुर्ग हकीकी बहन के साये से महरूम हो गई हूँ। दिल से यही दुआ निकलती है कि अल्लाह आपकी रूह को जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मुकाम पर कायम रखे, आमीन। अभी एक मुद्दत से आपके साथ मेरे शागिर्दाना रिश्ते ने बड़ी हद तक तजावुज़ करके दोस्ताना रिश्ते की सूरत इख्तियार कर ली थी। हर 4-5 दिनों बाद और कभी कभी हर दूसरे दिन फ़ोन पर हमारी गुफ्तगू होती रहती। अक्सर व बेशतर आप अपने मकान पर मुझे तलब कर लेती थीं और कई अदबी उमूर के बारे में गुफ्तगू करती रहती थीं, जिससे मुझे भी कई तरह से रहबरी और रहनुमाई मिलती, और आपा साहिबा भी खुशी और इत्मीनान का इजहार करती। आप हमेशा ही बेहद शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आती। आप चाहती थीं कि फ़िक्र तहक़ीक़ की वो जिल्द जो दिल्ली में मुनक़िदा 27 और 29 अक्टूबर 1987 के मक़ालों पर मुश्तमिल है, इसको बड़े फ़ॉन्ट में मुंतक़िल करके छपवाएँ ताकि क़दीम दक्नी अदब पर तहरीर करदा ये ग्रां क़दर मक़ाले पर्दे ख़फ़ा में ना चले जाएँ, बल्कि मंज़र आम पर रहकर इल्म व अदब से दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक कीमती सरमाया साबित हों। दूसरे, आपने बड़ी जाँफशानी से तकरार अल्फाज के बारे में जो मवाद इकट्ठा कर रखा था उसे किताबी शक्ल देकर शाया करने की, और अल्फाज नफ़ी के सिलसिले में जो भी कुछ काम आपने किया था इसको भी किताब की शक्ल में जल्द से जल्द शाया करवाने की आप बेहद मुतमन्नी थी। लेकिन रामनगरम के बेवक्त के सैलाब में जब आपका बहुत सा अदबी सरमाया पानी की नज़र हो गया तो आप इससे बहुत मुतासिर हो गई थी, और जो कुछ बाकी बचा है उसी से काम को आगे बढ़ाने के इक़दामात कर रही थी। इस सिलसिले में हमारी कई मुलाकातें हुई। माह नवंबर के इख्तितामी हफ्ते में कुछ दिनों तक फ़ोन ना आने पर मैंने फ़ोन लगाया तो आपके फ़र्जंद ने बताया कि आप पर हार्ट अटैक का हमला हुआ है और दवाखाने में ICU में शरीक हैं, मिलने की इजाज़त नहीं है। फिर जब घर आई तो 30 नवंबर को आपके फ़र्जंद मोइज़ुल्लाह हुसैनी के घर पर आपसे मेरी मुलाकात रही। तबीयत की नासाजी के बावजूद आप बेहद खुश हो गई और गुफ्तगू करती रहीं। लग तो रहा था कि आप बहुत मुज़म्मिल हो गई हैं, लेकिन आपने जितना वक्त भी मेरे साथ गुजारा इन्हीं 3 किताबों की तैयारी के सिलसिले में बात आगे बढ़ाई। आप रामनगरम में हमेशा ही किसी न किसी लड़की को अपनी किताबों की देखभाल के लिए मुकर्रर कर लेती थी। मेरे चले आने के 3-4 दिन बाद ही आपने फ़ोन पर बताया कि तकरार अल्फाज वाला फ़ाइल पूरा इकट्ठा करवा कर रखा है, मुझसे तफसीली गुफ्तगू करनी चाहती हैं, मैं आकर उसे ले जाऊं और किताब की शक्ल में सलीक़े से तरतीब देकर जल्दी से कंपोजिंग के लिए दे दूं। चुनाचे 14 दिसंबर को मैंने फिर आपसे मुलाकात की। 11 बजे से शाम 5 बजे तक इसी सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू होती रही। जो कुछ मुझे करना है वो सब कुछ मैंने मालूम कर लिया और फ़ाइल लिए घर लौट आई। उस दिन वो ठीक ही लग रही थी, लेकिन इसके बाद से 8-10 दिन तक कोई फ़ोन नहीं आया तो बड़ी परेशानी हुई, और 25 दिसंबर को फ़ोन करने पर पता चला कि तबीयत की नासाजी की वजह से आपको फिर से दवाखाने में शरीक कराया गया था। कल सुबह ही घर वापस आई हैं, मगर तबीयत पूरी तरह बहाल नहीं हुई है। मैंने आपकी बहू क़मर साहिबा से फ़ोन पर आपसे बात करवाने के लिए कहा तो आप यहाँ मौजूद हैं, तो बात करवाने के लिए कहा तो आपने मेरा नाम लेकर कुछ कहना चाहा। ठीक से अल्फाज अदा नहीं कर पा रही थी, मेरे होश उड़ गए। मैंने आपसे कहा कि आप इत्मीनान रखिए, आपने जैसा कहा है वैसे ही मैं आपकी तकरार अल्फाज की किताब मुकम्मल करके शाया करवा दूँगी। आप जल्द ठीक हो जाइए, इसकी फ़िक्र मत कीजिए। इसी दिन उन्हें फिर से अस्पताल में शरीक कराया गया और 27 की सुबह
ममालिक हकीकी से जा मिली। अब मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं इस किताब को शाया करा दूँ। इंशाअल्लाह शफ़क़त भरी बड़ी बहन जैसी मेरे उस्ताद अज़ीज़ से किया गया ये वादा जल्द ही ज़रूर पूरा होकर रहेगा।